हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज नवा पार्ट सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो आपके जीआईसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिमाक। ठीक है, इनका पूरा नाम था मार्शल एडवर्ड डिमाक। इन्होंने जो है लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों में विस्तृत अध्ययन किया था और पहला श्रेय इन्हीं को जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, J.W. गार्नर। ठीक है, J.W. गार्नर ने ये पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा, और इसमें इन्होंने प्रभुसत्ता राज्य की विशेषताओं के बारे में बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा को बंधा होता है, अन्य किसी इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। यह किसका कथन है? तो ये कथन है J.W. गार्नर का। अभी पिछली क्वेश्चन में जो हमने पुस्तक पढ़ी है J.W. गार्नर की, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की रूपरेखा, उसी पुस्तक में इन्होंने ये बताया था प्रभुसत्ता के बारे में। उन्होंने कहा था कि प्रभुसत्ता राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। उसी पुस्तक में ये बताए थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जेम्स प्रथम ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रथम ने कहा था राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिमाएं हैं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन माना गया है और इन्हीं के द्वारा इनकी एक पुस्तक थी लॉ ऑफ मॉनिटी, और इसमें इन्होंने ये बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया? तो ये किया गया 1 नवंबर 2017 को। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का जो है पुनर्गठन किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर जो है वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है 1988 में न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो सदस्य होता है 6 केंद्रीय मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य ये लिया गया है आपका पूर्वी सोवियत संघ से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और इन्हें जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं राज्य हूँ किसने कहा था? तो मैं राज्य हूँ ये कहा था लुई 14वां ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार माना है। तो प्राकृतिक अधिकार किसको माना है? तो जीवन को, स्वतंत्रता को, संपत्ति के अधिकार को, उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन लॉक जो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकार माना है और कहा है कि इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसका अस्तित्व बना हुआ है। लॉक इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जिसको माना है वो संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काल्पनिक समाजवाद का संस्थापक था? काल्पनिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है? तो चार्ल्स फोरियो, सेंट साइमन, थॉमस मोर, इन सभी को जो है काल्पनिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चार्ल्स फोरियो, सेंट साइमन, थॉमस मोर और इसमें रॉबर्ट ओवन भी था। ये सभी जो है काल्पनिक समाजवाद के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है एंजल्स का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और इस पुस्तक में जो है राज्य की उत्पत्ति के स्वरूप के विषय में लिखा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक किसको माना जाता है? तो यहाँ एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया? समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवेन ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है। तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना जो है सबके मन में यह भावना स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि राज्य तो प्रजा पर अपना नियंत्रण एवं अधिकार रखता है, किंतु प्रजा के कल्याणार्थ एक ऐसे दिशा निर्देश नीति के रूप में सम्मिलित होना चाहिए जिससे परोक्ष रूप से प्रजा का राज्य पर नियंत्रण या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि प्रजा राज्य को अपने कल्याण एवं भलाई की अपेक्षा करती है। तो ये सिद्धांत आधारित है लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र का लोकतांत्रिक गणतंत्र स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र अर्थात लोक अर्थात जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन अथवा राज्य, अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी यानी यूनानी भाषी के डेमोस और केटिया शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ यह भी हुआ बहुतों की शक्ति अर्थात जनता का राज्य, वही गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ है। ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में सहमति हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का जो सारा समाजवादी चिंतन था वो एक काल्पनिक था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी क्रिटिव ऑफ द गोथा प्रोग्राम। इसमें अपने पूर्व समाजवादी विचारकों की आलोचना करते हुए कल्पनावादी माना, जैसा कि वेपर कहता है कि उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो
की पर उसके लिए ज़मीन नहीं तैयार किया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार कौन सा है? तो परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। यह जो है मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत का आधार माना जाता है। मार्क्सवादी समाजवाद में भौतिकवादी मान्यता को स्वीकार करते हुए परिवर्तन के मूल में पदार्थ की सत्यता को माना है। विकास की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुरूप जो है पदार्थ अपने विरोधी प्रतिपाद को जो है उत्पन्न करता है। पदार्थ यानी वाद जो है वो प्रतिवाद का संश्लेषण संवाद के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये मनु था। ठीक है, मनु की जो है 7वें अध्याय में जो है राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव को उन्नत, प्रगतिशील और राष्ट्र रक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मापदंडों के द्वारा जो है राज्य को सुबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सत्ता। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में जो है सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी की नीति थी धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सत्ता जो है राजनीति की गांधी मॉडल में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र को सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया था? सत्याग्रह के अस्त्र को सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग कर चुके थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रस्टीशिप को जो है प्रन्यास सिद्धांत भी कहा जाता है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी द्वारा किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए, इसमें उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो ये प्रयोग के आधार पर किया है। ठीक है, गांधी को कोई भी सत्य तब तक स्वीकार्य नहीं था जब तक उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर लेते थे। अपने संस्मरणों को उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्षक के माध्यम से अभिव्यक्ति किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य को पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली के समान ही कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ माना जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है? तो कौटिल्य के स्वामी का अर्थ है राजा। ठीक है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो है स्वामी था, अमात्य था, जनपद था, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र और स्वामी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने स्वामी का अर्थ राजा बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौटिल्य द्वारा योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ है? तो कौटिल्य द्वारा दिए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ था प्रसन्नता और समृद्धि का विचार। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है कौटिल्य सामाजिक समझौते के पक्षधर थे और मत्स्य या न्याय से तंग आकर जो है लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा कृषि उपज का जो है 6वां भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा उनको उनके योगक्षेम को बनाए रखें ऐसा करते थे, वही उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? राजमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 12 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में जो है मंडल सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंडल का अर्थ होता है देशों का समूह। उन्होंने जो है मंडल में 12 प्रकार के देशों का जिक्र किया था, जिसमें जिजीगिसु था, अरिमित्र था, अरिमित्र था, मित्र मित्र था, अरिमित्र मित्र था। ये तो हुए सामने के देश, और पीछे के देश में भी आते थे, जिसको पाषाणग्राह, आक्रांद, पाषाणग्राहसार, आक्रांदासार, इसके अतिरिक्त 2 और देश माने जाते थे, मध्यमा और उदासीन। तो कुल 12 प्रकार के मंडलों की यानी देशों की संख्या बताई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तू का। ठीक है, अरस्तू ने कहा था व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है किस एक अधिकार को? तो नैतिक अधिकार को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नैतिक अधिकार व्यक्ति के अंतःकरण और समाज की नैतिक चेतना पर आधारित होते हैं। राज्य ने तो इस विषय पर कानून बना सकता है और न ही कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। नैतिक अधिकार को जो है विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है, अधिकार और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंध के बारे में जो है गांधी जी का विचार था कि अधिकांशतः लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। आगे वे कहते हैं कि मैंने अपनी अनपढ़ कर्मठ माँ से यह सीखा कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होता है कि सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति जो है अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें जब चाहे पदच्युत कर सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधायिका के प्रति। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं तथा मंत्री लोग जो है कार्यपालिका से संबंधित कार्यों के साथ साथ व्यवस्थापिका के कार्यों में भी भाग लेते हैं। इस दौरान जो है उन्हें अपने कार्यकारिणी से संबंधित कार्यों के लिए विधानमंडल में उत्तर देना पड़ता है और संसदात्मक शासन प्रणाली में मुख्यतः कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।